हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। इस पर्टिकुलर वीडियो में सॉल्व करेंगे हम अपनी यूपीपीसीएस 2000 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का जो 27 अप्रैल का टेस्ट है इसे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। एक और बार हम हिंदी मीडियम में इसको सॉल्व कर चुके हैं। इसमें बाइलिंगुअल होगा, आपको टेक्स्ट भी दिखाया जाएगा दोनों भाषाओं में और एक्सप्लेनेशन भी सेम रहेगा। तो 2 बार वीडियो बनाते हैं हम आप ही की सुविधा के लिए। अगर आप इसको अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आप लोग जो लोग भी हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये 2 नंबर है हमारे ऑफिशियल, इनके अलावा कोई ऑफिशियल नंबर नहीं है हमारा। इसमें आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप हमारी ऑफिशियल टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं और अपनी तैयारी को और परिष्कृत करना चाहते हैं। 2020 के लिए 2021 के लिए हमारे बैचेस चल रहे हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाल ही में केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की गई थी, इसका लोकार्पण किया गया था। ये लिखा हुआ है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये पोर्टल जो है राजस्थान में आया था, वहां का जो सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग है उसने इसको लॉन्च किया था। तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा इनकरेक्ट। अगला है, प्रकाश पोर्टल का उद्देश्य सभी हितधारकों के मध्य कोयला आपूर्ति का बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना है। तो ये करेक्ट है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें बी, यानी कि ओनली सेकंड। ये करंट अफेयर का टेस्ट है इसमें, तो करंट अफेयर्स का यहाँ पर आपको मिक्सचर देखने को मिलेगा जीएस के साथ, और करंट अफेयर ही ज़्यादा रहेगा कुल मिला के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है कि स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है, जबकि ये आप देखेंगे SEQI जो है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, इसको नीति आयोग ने डेवलप किया था, HRD ने नहीं। तो पहला रॉन्ग हो गया हमारा स्टेटमेंट। 2016-2017 के लिए केरल ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, उत्तर प्रदेश ने सबसे कम स्कोर हासिल किया था, ये भी करेक्ट है। छोटे राज्यों में मणिपुर शीर्ष पर रहा है और अरुणाचल प्रदेश अंतिम स्थान पर, यह भी करेक्ट। केंद्र शासित प्रदेशों में यूटीज में चंडीगढ़ शीर्ष पर रहा, यह भी करेक्ट। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, यानी 1 को छोड़ करके बाकी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, स्वीडिश एकेडमी ने वर्ष 2019 और 18 के लिए 2 विजेताओं की घोषणा की है, क्योंकि 2018 के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार नहीं अनाउंस किया गया था कुछ कारणों की वजह से। मीटू कैंपेन वहां पर चल गया था और जो कमेटी थी, मतलब जो सिलेक्शन करती थी बॉडी, उन्हीं पर, उसी निकाय के सदस्यों पर आरोप लगे थे। ऑस्ट्रेलियन लेखक हैं पीटर हैंडके, इनको वर्ष 2019 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये सही होता अगर इसमें कंट्री का नाम सही दिया होता, तो इसमें दिया हुआ ऑस्ट्रेलियन के लेखक हैं, ऑस्ट्रेलिया के नहीं, वो हैं ऑस्ट्रिया के। पहला स्टेटमेंट करेक्ट, दूसरा इनकरेक्ट। 2018 का नोबेल साहित्य पुरस्कार मिला है पोलैंड की लेखिका ओल्गा टोकार्चुक को, जिन्हें मैन बुकर इंटरनेशनल भी मिल चुका है 2018 का, ये भी करेक्ट है। हमारा ये वाला इनकरेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया, ये फिर करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट है। ओल्गा टोकार्चुक को मैन बुकर इंटरनेशनल मिल चुका है। शांति का नोबेल पुरस्कार इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को मिला है, इसमें ये भी करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 को छोड़कर सारे, यानी 1, 3, 4 एंड 5। ऑप्शन है यहाँ पर सी, 1, 3, 4 एंड 5 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, चिली में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार है, बिल्कुल सही है यहाँ पर। नहीं, एक्चुअली में ये चिली में नहीं है, ये उसकी नेबरिंग कंट्री में है, बोलीविया में, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा। दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट के सबसे गरीब देशों में शामिल जो बोलीविया, यहाँ पर सबसे बड़ा लिथियम भंडार पाया जाता है। इसका नाम सलार द यूनी है, ठीक है। ये सफ़ेद क्षारीय धातु होता है लिथियम, और सबसे हल्की और सबसे ठोस धातु ये मानी जाती है। एक सॉल्ट बेड है, उसके नीचे ये पाया जाता है सलार द यूनी में, और वैश्विक भंडार का 17% का हिस्सा लिथियम का यहीं से आता है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। हमारी आंसर की में और भी काफ़ी डिटेलिंग होती है यहाँ पर, अगर मैं शो करूँगा तो वीडियो शायद 3-4 घंटे का हो जाएगा, इस वजह से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपको दिखा रहे हैं। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है, चिली नहीं बोलीविया होना चाहिए। और लिथियम एक नरम चांदीनुमा सफ़ेद क्षारीय धातु है, ये करेक्ट है। लिथियम को खनिज तेल में संग्रहित किया जाना चाहिए, ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी कि 2, 3 एंड 4 ओनली। फिजियोलॉजी या चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अमेरिका के विलियम जी कैलिन जूनियर, सर पीटर जे रेडक्लिफ और अमेरिका के ग्रेग एल सिमेंजा को संयुक्त रूप से मिला है पुरस्कार, सही है। उन्होंने पता लगाया था कि निकटवर्ती परिवेश में ऑक्सीजन का स्तर कम होता है तो हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर HIF नामक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है। दोनों ही करेक्ट है यहाँ पर, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, बोथ करेक्ट, 1 and 2 बोथ करेक्ट। रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
यहाँ पर आपको बता दें सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट जाएगा। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। अब फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो स्विट्जरलैंड के मिशेल मेयर, डिडायर क्लोज और कनाडिया के भौतिकविद जो है जेम्स पीबल्स, इनको मिला था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसमें पृथ्वी के स्थान पर हमारी समझ में योगदान, ये इनका क्षेत्र था। पीबल्स को ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में सैद्धांतिक खोजों के लिए मिला और डिडायर क्लोज को और मिशेल मेयर को सौर मंडल के समान तारे के परिक्रमा करते बहिर्ग्रह एक्सोप्लैनेट की खोज करने के लिए मिला है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। सारे के सारे कथन यहाँ पर सही है फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार और उसके पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के बारे में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा देने का अधिकार देता है जो अपराध में लिप्त हैं या फिर जिन्हें दोषी पाया जा चुका है, करेक्ट है। उसके बाद है कि संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल के पास भी क्षमा करने की शक्ति होती है, ये भी करेक्ट है। राष्ट्रपति और राज्यपाल मौत की सजा को माफ कर सकते हैं। जो मृत्यु दंड को खाली राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं, राज्यपाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल यानी सैन्य अदालतों द्वारा दी गई सजा को माफ कर सकते हैं जबकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है। करेक्ट आंसर बनेगा 1 to 4 ओनली, 1 to 4 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में कि फ्रांस, ब्रिटेन, भारत ने 20 देशों के साथ मिलकर के संयुक्त राष्ट्र में ऑनलाइन माध्यम से फर्जी समाचारों के प्रसार को रोकने हेतु रिपोर्टर्स एंड फ्रंटियर्स जो है वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन, जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के नाम से जाना जाता है, इस पर हस्ताक्षर किए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक, प्रेस स्वतंत्रता और प्रेस स्वतंत्रता बैरोमीटर, ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के दो पब्लिकेशन है। एक अप्रैल मार्च में आ जाता है और दूसरा बाद में आता है। विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत ने 140वां स्थान हासिल किया था और 2 स्थानों का सुधार किया था, सुधार नहीं किया था, 2 स्थान पिछड़ गया था भारत। 2018 में 138वीं रैंक थी, 2019 में 140वीं रैंक है और जिस दिन तक मैं वीडियो बना रहा हूँ ये रैंक अपडेट हो चुकी है। 2020 का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आ चुका है। अब आप सब कुछ बुला करके 2020 का ध्यान रखिएगा। 2020 में इंडिया की रैंक और खराब हुई है, इंडिया की रैंक हो गई है 142वीं। ध्यान रखिएगा इंडिया की रैंक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे कितनी है अब, 142वीं। तुम्हारा कथन यहाँ पर सही हो जाएगा 1 and 2 ओनली इस क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, मौसम के लिए एलपीए की गणना 12 महीने के दौरान हुई औसत बारिश के आधार पर की जाती है। एक्चुअली में पिछले 50 सालों में हर साल के जो मानसून मंथ होते हैं 4, उनकी एवरेज निकाल करके बनाई जाती है एलपीए। तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट। हमारी आंसर की में एक्चुअल डेफिनेशन क्या एलपीए का लिखा हुआ है, एलपीए फॉर अ सीजन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मीन रेनफॉल ड्यूरिंग द 4 मॉनसून मंथ सीजन ओवर 50 ईयर पीरियड फ्रॉम 1951 टू 2010, ठीक है। और एवरेज जो है 89 सेंटीमीटर कंट्री का एज अ होल ये निकल आता है। तो अगला स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा करेक्ट। उसके बाद है कि समग्र रूप से देश के लिए 89 सेंटीमीटर एलपीए निकाला गया है। इसको चाहे तो याद रख सकते हैं कहीं पर कोट करने के लिए, सही है। जब वास्तविक वर्षा एलपीए की 104 से 110% तक होती है तो वर्षा वितरण श्रेणी सामान्य से ऊपर मानी जाती है, ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर 2, 3 and 4, 1 को छोड़ करके बाकी सारे करेक्ट, बी। बाथुकम्मा महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बाथुकम्मा जो है हिमाचल प्रदेश का राजकीय त्यौहार नहीं है, ये राजकीय त्यौहार है तेलंगाना का, ये इनकरेक्ट हो गया। शरद ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है, ये करेक्ट हो गया। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा बी यानी कि सेकंड ओनली। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है यानी सही वाला कौन सा है। पहला कि भाषान 4 जिसे थिंगार 4 के नाम से जानते हैं तस्मानिया के समुद्र में एक आइलैंड स्थित है, ये इनकरेक्ट है। ये आपका बे ऑफ बंगाल में पड़ता है थाईलैंड, और इस पर बांग्लादेश जो है अपने करीब 6 से 7 हज़ार रोहिंग्या शरणार्थियों को यहाँ के कैंप में रखने वाला है, रोहिंग्या रेफ्यूजीज को। ये बे ऑफ बंगाल में थिंगार 4। 2006 में इसका सृजन हुआ था हिमालयन सिल्ट से, मेघना रिवर के मुहाने पर हिमालयन सिल्ट से इसका सृजन हुआ था। पहला स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट है कि गुजरात सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर एक नई शासन पहल मो सरकार शुरू की है। ये मो सरकार जो है इनिशिएटिव ये ओडिशा का है, ना कि गुजरात का। मो सरकार कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न उद्देश्यों के लिए सरकारी योजनाओं या कार्यालयों में आने वाले लोगों को सम्मान के साथ सेवा का अवसर प्रदान करना है, ये करेक्ट है।
तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा केवल 3 यानी ऑप्शन नंबर ए। नंबर 13 पहला स्टेटमेंट है कि मार्च 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों के से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था के तौर पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सृजन किया गया था। ठीक है, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि हाल ही में वेनेजुएला द्वारा बार बार किए जाने वाले कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन के बावजूद 50 से अधिक संगठनों एवं संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए विरोध के बावजूद राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद का चुनाव वेनेजुएला ने जीत लिया है। ठीक है, उसके बाद है कि समान भौगोलिक वितरण के आधार पर परिषद की सीटें 5 क्षेत्रीय समूहों में मतलब 5 क्षेत्रीय ग्रुप्स में आवंटित की गई हैं। ये ग्रुप्स कौन कौन से हैं? अफ्रीकन स्टेट्स, एशिया पैसिफिक स्टेट्स, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स, लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन स्टेट्स, वेस्टर्न यूरोपियन और अदर स्टेट्स। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाए डी, यहाँ पर सही होगा। सारे के सारे स्टेटमेंट सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने सीरिया के हमास के प्रमुख अबू बकर अल बगदादी की मौत की घोषणा कर दी है। तो अबू बकर अल बगदादी हमास का प्रमुख नहीं था, वो सीरिया में आईएसआईएस का प्रमुख हुआ करता था। प्रोक्लेम था, वो उसने खुद प्रोक्लेम किया था कि वो आईएसआईएस का चीफ है, तो हमास का नहीं है। हमास के प्रमुख का नाम आप लोग हमको कमेंट करके बताएंगे। भारत 22 एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ईटीएफ, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि ईटीएफ एक प्रतिभूति सिक्योरिटी है जो एक सूचकांक, एक जिन्स, एक इंडेक्स फंड के समान परिसंपत्तियों की बास्केट को ट्रैक करती है, लेकिन इसकी ट्रेडिंग एक्सचेंज पर स्टॉक की तरह की जाती है। ये भी करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर 2 और 3 ओनली, यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 15 पहला स्टेटमेंट है, भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था पुणे के औंध स्टेशन पर एक्विरिन के नाम से। एक्विरिन हम लोग मालदीव के साथ ही करते हैं, ये करेक्ट है। अगला है कि उपभोक्ता ऐप वाणिज्य मंत्रालय ने शुरू किया है। ये एक्चुअली उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने शुरू किया है और ये ग्रीवेंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, शिकायत निवारण मंच है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ये ओनली 1, क्योंकि ये सेकंड वाला हो गया रॉन्ग। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय ने लॉन्च किया है उपभोक्ता ऐप, कंज्यूमर ऐप। ओनली 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मणिपुर में भारत और मंगोलियाई संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्धाभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 14वां संस्करण आयोजित हुआ था। नोमैडिक एलिफेंट हुआ जरूर था और होता है भारत और मंगोलिया के बीच, लेकिन ये बकलोह नाम की जगह पर हिमाचल प्रदेश में हुआ था, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। अगला, आंध्र प्रदेश ने अम्मा वोडी योजना लॉन्च किया है कि जो माताएं बच्चों को स्कूल कॉलेज हॉस्टल भेजती हैं तो उनको सालाना जो है 15,000 रुपए की फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। ये करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ओनली 2, यानी कि बी। एलिफेंट एंडोथेलियोट्रॉपिक हर्पी वायरस के बारे में बताना कौन सा कथन सही है? हाल ही में भुवनेश्वर के नंदन कानन जू में 4 हाथी के बच्चों की मौत हो गई थी। उसके बाद चंडाका वन में 5वें हाथी की मृत्यु हो गई थी। करेक्ट है। उसके बाद है कि ये जो आपका हर्पी वायरस है 1 से 12 वर्ष के युवा हाथियों के लिए बहुत घातक होता है। उसके बाद ये एक दाद विषाणु है, यानी हर्पीज वायरस है, और फैटल हेमरोजिक डिसीज कर सकता है, हेमरेजिक डिसीज। ठीक है, घातक रक्तस्रावी बीमारी का कारण बन सकता है। करेक्ट। और जब ये हर्पी वायरस हो जाता है तो हाथी बड़े पैमाने पर आंतरिक रक्तस्राव और ऐसे लक्षणों से जूझते हैं जो बहुत कम स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 18 है, रातापानी टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बनेगा। ये करेक्ट है। वहां पर रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उससे काट करके निकाला जाएगा, मतलब बाइफरकेट कर दिया जाएगा रातापानी टाइगर रिजर्व, और इस तरीके से मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व जो है 7 हो जाएंगे। ठीक है, और सातों की लिस्ट भी हमारी की में दी हुई है, आंसर की में और एक्सप्लेनेशन में। तो ये हो गया हमारा करेक्ट। उसके बाद लिखा है कि बोरी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व राजस्थान में, ये इनकरेक्ट क्योंकि ये टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश का है। उसके बाद लिखा है कि तमिलनाडु को भारतीय बाघ राज्य के नाम से जाना जाता है। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया आपका मध्य प्रदेश ही है, तमिलनाडु नहीं है, तो ये वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ओनली 1, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी मध्य प्रदेश है, क्रोकोडाइल स्टेट ऑफ इंडिया भी मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 18 पहला स्टेटमेंट है कि आरबीआई ने ग्रामीण भारत में अंतिम व्यक्ति यानी लास्ट माइल तक डिजिटल तरीके से ट्रांजैक्शन करने हेतु भुगतान नेटवर्क में सुधार करने के लिए एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड की स्थापना करने की घोषणा की थी। ठीक है, मतलब कि जो भी एमडीआर है वो ना देना पड़े, मतलब ग्रामीण लोगों के पास इतने नहीं पैसे हैं कि वो ऑनलाइन पेमेंट के लिए एमडीआर देंगे, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, तो ये है, और वहाँ के व्यापारियों को भी ना देना पड़े।
ठीक है। प्रस्तावित निधि में सभी प्रमुख बैंक और भुगतान कंपनियां शामिल होंगी जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट से प्राप्त होने वाले शुल्क राशि में से अपनी आय का एक हिस्सा हस्तांतरित करेंगे इस फंड में। ये भी करेक्ट है, यहीं से फंड होगा जो है सृजित होगा। अभ्यास शक्ति जो है ये भारत और फ्रांस की सेनाओं के द्वारा किए जाने वाला एक द्विवार्षिक अभ्यास है, यानी कि 2 साल में एक बार होता है। शक्ति फ्रांस के साथ होता है, मित्र शक्ति होता है श्रीलंका के साथ, ध्यान रखिएगा, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि 2019 संस्करण का आयोजन राजस्थान में हुआ था, ये भी करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ओवरऑल ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे करेक्ट हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 में पहला है कि टेक्सागर पोर्टल आईटी उद्योग, स्टार्टअप, शिक्षाविदों और व्यक्तिगत शोधकर्ताओं से संबंधित व्यापार और अनुसंधान संस्थानों को सूचीबद्ध करने का काम करेगा ये पोर्टल, करेक्ट है ये। उसके बाद है कि हल्के यात्री एवं मालवाहक विमान को सारस जिसको बोल रहे हैं 2024 तक जब हम इंडक्ट करेंगे अपने आर्मी को देंगे, वो इजराइल की मदद से बनाया गया है। ये इनकरेक्ट है क्योंकि इंडिजिनसली डेवलप्ड है, ये पूरा पूरा हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें विदेश से हमने कोई नहीं लिया असिस्टेंस। यहाँ पर करेक्ट होगा ओनली 1, केवल एक। सारस एयरक्राफ्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि MK2 प्रोजेक्ट के तहत काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR का नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी है, वो इसको डेवलप कर रहा है और 1999 में ये शुरू हुआ था प्रोजेक्ट और 2024 तक आशा है कि इंडियन एयरफोर्सेस को ये क्राफ्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पहला है मोज़ाइक अभियान के तहत पहली बार आधुनिक अनुसंधान पोत वर्ष भर उत्तरी ध्रुव के प्रत्यक्ष निकटवर्ती क्षेत्र में कार्य करेगा ऑब्जर्वर के रूप में, ये करेक्ट है। हम इसमें इंटरेस्टेड क्यों है, क्योंकि जो 200 लोगों की टीम है उसमें हमारे भारतीय वैज्ञानिक भी शामिल हैं। एक विष्णु नंदन जो है 300 रिसर्चर्स जो है मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट एक्सपीडिशन, ये मोज़ाइक अभियान में शामिल एक भारतीय हैं रिसर्चर, इस वजह से हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। और पहली बार ऐसा होगा कि मॉडर्न रिसर्च वीजल जो है ये ऑपरेट करेगा डायरेक्टली नॉर्थ पोल में पूरे साल भर। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सेफ वाटर रिलीजर जिसको श्वास बोला गया था, सेफ थर्माइट क्रैकर स्टार जिसको बोला गया था, सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम, ये 3 पटाखों के उदाहरण हैं। ग्रीन क्रैकर है ये भी करेक्ट है हमारा। और अगला स्टेटमेंट है कि ग्रीन क्रैकर्स जो है पोटेशियम नाइट्रेट को ऑक्सीकारक के रूप में यूज करते हैं, ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 पहला स्टेटमेंट है हाल ही में वेनेजुएला ने अनाउंस किया था कि फिस्कल समस्याओं, राजकोषीय समस्याओं के कारण वो ओपेक की सदस्यता छोड़ देंगे। ओपेक की सदस्यता इक्वाडोर छोड़ने वाला था और उसने छोड़ भी दिया है, इक्वाडोर अब अलग हो गया है ओपेक से, तो ये वाला हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला है कि ओपेक का मुख्यालय जो है ये ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है, ये करेक्ट है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया के वियना में। उसके बाद है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA जो है केंद्रीय पर्यावरण, वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक संवैधानिक निकाय है, ये करेक्ट है। 2006 के एक्ट के तहत ये बनाए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006 के तहत, ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी, 2 और 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 23 है 39वां विश्व कवि सम्मेलन मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था, नहीं। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ पोएट्स ये हुआ था भुवनेश्वर ओडिशा में। हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी जो है इन्होंने इसका जो है इनॉग्रल किया था और इसका थीम था इस बार कंपैशन थ्रू पोएट्री। ये जो है पहले ये जो है इंग्लिश, चाइनीज और स्पेनिश लैंग्वेज पर आधारित ये पोएट्स कांग्रेस थी, तो सही है, ये कंपैशन थ्रू पोएट्री इसकी थीम थी। लेकिन इसका आयोजन जो है भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ और देश का प्रथम अपशिष्ट क्लिनिक जो है भोपाल में बनाया जा रहा है, ये भी करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर 2 और 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 24 पहला स्टेटमेंट है कि ई दंत सेवा नाम से वेबसाइट और मोबाइल ऐप आया है, मुख संबंधी स्वास्थ्य सूचना और ज्ञान प्रसार पर अब तक का पहला राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका शुभारंभ जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किया था। ये क्यों करेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड नहीं है, इसका कौन कर सकता है, ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर करेगी, ये इनकरेक्ट है। अगला है कि भारत अपने कपास तकनीकी सहायता कार्यक्रम यानी कि कॉटन टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम TAP में 5 और अफ्रीकन कंट्रीज को शामिल करेगा सेकंड फेज में, ये करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ बचा है स्टेटमेंट, फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। ये आपका कॉटन टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम जो है अब तक 11 कंट्रीज को इसमें शामिल कर चुका है, जिसमें C4 कंट्रीज शामिल हैं, बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली, ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा 1, 3 और 4 ओनली, यानी कि
सी 1, 3 एंड 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 25 का पहला स्टेटमेंट है कि भारत अब एशियाई बांस का मूल स्थान माना जाने लग रहा है। ठीक है, यानी कि बर्थ प्लेस ऑफ एशियन बैम्बू। अभी जो फॉसिल मिला है उससे ये पुष्टि हुई है, ये आ सकता है एग्जाम में। भारत का स्टारी ड्वार्फ फ्रॉग हाल ही में नागालैंड में पाया गया, ये लिखा हुआ है, जो कि इनकरेक्ट है। ये आपका पाया गया है वेस्टर्न घाट्स में, नागालैंड में नहीं। वैज्ञानिकों ने इसका नाम जो है एस्ट्रोबैट्रैकस कुरुशियाना रखा है, क्योंकि कुरुशियाना पर्वतमाला पर पाया जाता है और वहाँ के स्थानीय लोगों का नाम कुरुशियाना ट्राइब से पड़ा हुआ है। तो ये है, ये ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट होगा 1 एंड 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी। ये थंबनेल साइज का मेंढक है, यानी कि अंगूठे के नाखून के बराबर, बहुत छोटा सा है। और ये आप इसके फीचर्स देख सकते हैं। ये कुरुशियाना में मिला है वेस्टर्न घाट्स रीजन में, जो आपको मैप पर दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 का पहला स्टेटमेंट है कि हाल ही में तस्मानियाई बाघ को, ठीक है, तस्मानियन टाइगर को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में कथित तौर पर देखा गया, यानी कि न्यूज़पेपर्स ने रिपोर्ट किया कि कुछ लोगों ने बताया कि उसको देखा, जबकि विशुद्ध रूप से ये मांसाहारी मार्सूपियल जीव था जो जाने कब से विलुप्त घोषित किया जा चुका था। हाल ही में वैज्ञानिकों ने विश्व की सबसे तीव्र गति से चलने वाली यूरोपियन सिल्वर चींटियों की खोज की है, यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यूरोपियन सिल्वर चींटियाँ नहीं हैं, ये सहारन सिल्वर एंड्स या फिर सहारा की सिल्वर चींटियाँ हैं, यूरोप की नहीं। ये इनकरेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया। अगला है कि ये सहारन सिल्वर एंड से जो इनकी स्पीड जो है करीब 360 मील प्रति आवर तक हो सकती है, ये है यहाँ पर। तो मतलब 2.5 फीट प्रति सेकंड के हिसाब से वो दूरी कवर कर लेती हैं, और ये सहारा के रेगिस्तान के टीलों में पाई जाती है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर बी, यानी कि 1 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 27 है 2019 के वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत जो है 10 स्थान ऊपर उठ करके 68वें स्थान पर आ गया है, ये लिखा हुआ है। भारत का स्थान 68वां ही है 2019 में, लेकिन 2018 में 58वां था। तो 10 स्थान जो है ये भारत ने इम्प्रूव नहीं किया है, ये भारत ने खराब किए हैं। 10 स्थान नीचे गिर करके 68 पर आया था, तो ये वाला इनकरेक्ट हो गया। अगला है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ल्ड बैंक, तो ये इनकरेक्ट हो गया हमारा। उसके बाद लिखा है कि वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित की जाती है, ये करेक्ट है। तो आंसर बनेगा यहाँ पर ओनली 3, यानी कि बी, ओनली 3। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है 4 रिपोर्ट जारी करता है, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने नेविगेशन और सूचना के लिए गगन सक्षम नाविक उपकरण जेमिनी शुरू किया था, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा इनकॉइस और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा ये विकसित किया गया जेमिनी, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि ध्रुव कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया गया, ये भी करेक्ट है। इसमें प्रशिक्षण दिया जाना है और जो प्रशिक्षण लेंगे बच्चे उनको ध्रुव तारा कहा जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट आप मार्क कर लीजिए, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 का पहला स्टेटमेंट है कि सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह जो है वो बृहस्पति है, उसके पास 79 है। पहले था ये, लेकिन लेटेस्ट अपडेट में 20 और चंद्रमा मिल गए शनि के 62 थे, अब 62 + 20 82 हो गए, तो इसको आउस्टर कर दिया इसने, तो ये गलत हो गया। उसके बाद है कि सुमन योजना गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त दवाइयाँ मुहैया कराने के लिए है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद है कि सरकार के अनुमान के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर वर्ष 2006 में 254 प्रति जो है 1 लाख जीवित जन्मों से घट करके 130 पर आ गई थी, ये भी करेक्ट है। और वर्ष 2001 से 2016 के बीच शिशु मृत्यु दर 66 प्रति 1000 जीवित जन्मों से घट करके 34 पर आ गई थी। भले ही डेटा पुराना है लेकिन अब जारी हुआ है अभी, तो हमको इसमें थोड़ा याद रखना चाहिए। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 3 एंड 4 करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 पहला स्टेटमेंट है कि हगबिस तूफान USA के आसपास अटलांटिक महासागर में आया था, ये इनकरेक्ट है, ये जापान के आसपास आया था। और GFTM आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ना तो पहला करेक्ट ना तो दूसरा। टाइफून हगिबिस जो आया था जी जापान के तट पर, और ये ग्लोबल फंड टू फाइट अगेंस्ट एड्स ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया है GFTM, और इसका
सृजन हुआ था 2002 में। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 31 है कि कन्याश्री योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई थी? नहीं, ये योजना थी पश्चिम बंगाल सरकार की, विमेन एम्पावरमेंट की स्कीम थी ये, और इसको यूएन हैबिटेट का पुरस्कार भी मिला था 2019 में। भारत ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी जो है आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की ई कॉमर्स चैप्टर को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं डेटा लोकलाइजेशन रूल्स को इम्प्लीमेंट करने से रोक रहा था ये चैप्टर भारत में कंपनीज पर। तो दोनों ही इनकरेक्ट हो जाएंगे, हमारा आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक करेक्ट ना तो दो। क्वेश्चन नंबर 32 पहला स्टेटमेंट है कि वैश्विक हंगर रिपोर्ट में भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान नेपाल से पीछे हट करके 102वें स्थान पर आ गया था, 102 पर, करेक्ट है। उसके बाद है कि ये जो आयरिश संस्था एजेंसी है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन संगठन जो है वेल्ट हंगर लाइफ, उन्होंने जारी किया था इसको, करेक्ट। प्रोजेक्ट बीहाइव जो है ये स्वचालित कार्यक्रम है, भारतीय सेना को उसके टैंकों, वाहनों, बंदूक और वायु संपत्ति और जीवन और वर्तमान स्थितियों में उनकी आगामी समस्याओं के बारे में उसको आगाह करेगा, ये भी करेक्ट है। और करेक्ट तीनों ही हो रहे हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 का पहला स्टेटमेंट है कि ऑपरेशन पी स्प्रिंग नाम का कार्यक्रम भारतीय सेना ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर के अंतर्गत चलाया था। ये इनकी स्वचालित प्रणाली है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भारत संबंधित ही नहीं है। ये जो है एक ऑपरेशन है, ये टर्की का यूनिलेटरल ऑपरेशन है, उन्होंने सीरिया के कुर्दिश मिलिशिया पर चलाया था, नॉर्थ ईस्ट सीरिया में, और भारत ने जो इस पर अपना कंसर्न जताया था। तो ये न्यूज़ में था, तो इसको याद रख सकते हैं। पहला वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट है कि कुर्द मेसोपोटामिया के इलाकों और उन पहाड़ी इलाकों के स्थानीय लोगों में से एक हैं जिनकी आबादी 4 देशों में फैली हुई है, ईरान, इराक, टर्की और सीरिया, करेक्ट है ये। और कुर्द के खिलाफ ये अभियान था, टर्की का यूनिलेटरल अभियान। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ओनली सेकंड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है फास्टैग्स को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वन की में पेड़ों की गिनती के लिए बनाया गया है। ऑब्वियसली ये सही आंसर नहीं है, फास्टैग्स के बारे में लगभग सभी को पता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID का प्रयोग ये करता है, ऑब्जेक्ट पर लगे टैग पर संग्रहित जानकारी को कैप्चर करने के लिए और उसको रीड करने के लिए रेडियो वेव्स तरंगों का प्रयोग होता है, माइक्रोवेव्स का नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 और 2 दोनों इनकरेक्ट हैं। तो जो भी क्वेश्चन है हमारे आंसर की में उसके बारे में डिटेल्स जरूर होंगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका बाउल महोत्सव के बारे में। यह महोत्सव का आयोजन अक्टूबर 2019 में ढाका में हुआ था। बाउल एक विशेष प्रकार के बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में रहने वाले गायक समूह होते हैं, जो इनकी आस्था बहुत डिफरेंट तरीके की है। ये वैष्णविज्म से भी प्रेरित हैं, थोड़ा थोड़ा ये सूफी से भी प्रेरित हैं, सूफिज्म से। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। और तीसरा है कि महोत्सव का आयोजन बाल संत फकीर ललन शाह की 129वें पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है, ये भी करेक्ट है। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 पहला स्टेटमेंट है कि एनपीआर देश के स्थायी निवासियों की एक सूची बनती है, जबकि स्थायी निवासियों की सूची नहीं होती है, देश के सामान्य निवासियों की सूची होती है, क्योंकि इसमें तो विदेशियों का भी डेटा शामिल करना जरूरी है। तो ये इनकरेक्ट हो गया। अगला है कि एनपीआर को नागरिकता अधिनियम 1955 तथा नागरिकों के पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने संबंधित जो नियमावली है 2003 के प्रावधानों के तहत तैयार किया जा रहा है। ये करेक्ट है एनपीआर के बारे में। उसमें लिखा है कि थर्ड में कि सभी भारतीय निवासियों को एनपीआर तथा यूआईडीएआई में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। आपको बता दें यूआईडीएआई में पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आपको याद होगा 2018 में आया था शायद ये। उसके बाद ये इसमें लिखा हुआ है एनपीआर में कराना अनिवार्य है। एनपीआर में कराना तो अनिवार्य है, लेकिन यूआईडीए में कराना जो है वैकल्पिक है। तो ये करेक्ट हो गया। सेकंड वाला केवल फर्स्ट और थर्ड इनकरेक्ट हो गया। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ए, यानी कि ओनली सेकंड। क्वेश्चन नंबर 37 है बैंक विलय के संबंध में कौन सा कथन सही है? विलय के प्रस्ताव की घोषणा वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाले वैकल्पिक तंत्र यानी कि ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म नामक एक मंत्री स्तरीय पैनल के माध्यम से की गई थी, करेक्ट है। वर्ष 1998 में नरसिम्हा समिति ने सरकार से बैंकों का त्रिस्तरीय संरचना में विलय करने की सिफारिश की थी, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि पिछले वर्षों में सरकार ने बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा को, विजया बैंक को और देना बैंक को विलय करने की मंजूरी दे चुका है। तो करेक्ट है ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स बैंक मर्जर और उसके इतिहास के बारे में करेक्ट है। आंसर नंबर सही है यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 38 है विश्व यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2019 में भारत की रैंक है 40वीं और
2018 में लिखा है कि 30वीं थी, एक्चुअली 2018 में 40वीं थी, इस साल जो है यानी 2019 तक जो अवेलेबल है डेटा उसमें 34वीं है, 40वीं नहीं है। 34वीं रैंक है भारत की इस समय तक 2019 तक वर्ल्ड ट्रैवल टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया आंसर, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग। अगला है यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, ये 2019 वाला जारी किया था विश्व आर्थिक मंच ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही इसको जारी करता है, सही है ये। उसके बाद है कि वर्ल्ड लिवेबिलिटी सूचकांक 2019 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने इसको जारी किया था, ये भी करेक्ट है। उसके बाद है कि पहली बार सूचकांक ने लिवेबिलिटी पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को इंगित किया है, ये भी करेक्ट है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सबसे लिवेबल सिटी कौन सा है। वर्ल्ड मोस्ट लिवेबल सिटीज़ की जो लिस्ट आती है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की, उसमें पहले स्थान पर किस सिटी को रखा गया, ये आप कमेंट करके बताइए। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी 2, 3 एंड 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाल ही में फहीमा शिरीन बनाम केरल हाईकोर्ट वाद में फहीम शिरीन बनाम केरल हाईकोर्ट वाद में केरल उच्च हाईकोर्ट के द्वारा इंटरनेट तक पहुंच को यानी राइट टू एक्सेस ऑफ इंटरनेट को मूल अधिकार घोषित किया गया था। ये होना चाहिए, यहाँ पर तमिलनाडु लिख दिया है, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आप केरल ध्यान रखिएगा, केरल हाईकोर्ट ने किया था फहीमा शिरीन बनाम केरल केस में। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यूएनएचआरसी द्वारा एक गैर बाध्यकारी रिजोल्यूशन पारित किया गया था, जिसमें एक्सेस ऑफ इंटरनेट को प्रभावी रूप से मूलभूत अधिकार या फंडामेंटल राइट घोषित किया गया था, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि इसे सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी के अंतर्गत अभी स्वीकृति प्रदान की गई है, ये भी करेक्ट है। और फिर उसके बाद दिया हुआ है कि 2018 में उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की थी कि इंटरनेट तक पहुंच एक आधारभूत मौलिक अधिकार है, करेक्ट है, ये फंडामेंटल राइट माना था। किस केस में माना था? साबू मैथ्यू जॉर्ज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और अदर्स 2018 के मामले में माना गया था कि एक्सेस टू इंटरनेट, राइट टू एक्सेस ऑफ इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट। हमारा करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा आपका बी, 2, 3 एंड 4 ओनली, 2, 3, 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एनपीआर प्रत्येक 10 वर्षों में होने वाली जनगणना से अलग है और एनआरसी से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये करेक्ट है। ये खाली जो है सामान्य नागरिकों की सूची बनाएगा एनपीआर, बस। अगला है जनगणना संबंधी आंकड़े गोपनीयता खंड द्वारा संरक्षित होते हैं, सेंसस डेटा इज प्रोटेक्टेड बाय कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज, ठीक है, इसमें पर्सनल डिटेल्स भी नहीं ली जाती हैं ज़्यादा। एनपीआर 6 माह से अधिक अवधि से एक स्थान पर निवासित एक विदेशी व्यक्ति का रिकॉर्ड भी रखेगा, या 6 महीने तक व्यक्ति अगर रहने की मंशा रखता है तो उसका भी रिकॉर्ड रखा जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा डी, यानी ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में सऊदी अरब प्रतिष्ठानों पर ड्रोन के माध्यम से अबकैक तेल प्रसंस्करण संयंत्र और खुरैस पर हमला हुआ था, ये करेक्ट है, न्यूज में आई थी चीज। उसके बाद है कि चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित होने वाला एक गैर औपचारिक या अनौपचारिक रणनीतिक संवाद है। यहाँ पर क्या लिख दिया है? औपचारिक, जो कि रॉन्ग है। ये जो है ये फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल डायलॉग होता है, ये इनकरेक्ट हो गया। हमारा करेक्ट आंसर है ओनली 1। लीड्स इंडेक्स है यानी कि लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, इसमें इस सूचकांक के दूसरे संस्करण में सर्वोच्च स्थान गुजरात ने प्राप्त किया, इसमें कहा गया है, ये करेक्ट है। उसके बाद कहा गया है कि आपका केंद्र शासित प्रदेशों में नई दिल्ली शीर्ष स्थान पर रहा और उसके बाद चंडीगढ़ और पुडुचेरी आते हैं यहाँ पर। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, सबसे पहले आता है चंडीगढ़ और उसके बाद आता है आपका दिल्ली और फिर पुडुचेरी। तो यूटीज में टॉप किसने किया लीड्स इंडेक्स में? चंडीगढ़ ने। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर हो गया इनकरेक्ट। उसके बाद है इस सूचकांक को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने डेलॉयट की सहायता से विकसित किया था, ये करेक्ट है। उसके बाद है आपका कि वर्ष 2019 के संस्करण के अंतर्गत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय देशों में व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर 1, 3 एंड 4 सी, 1, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 43 का पहला स्टेटमेंट है, अटलांटिक दक्षिणी ओवरटर्निंग परिसंचरण यानी कि अटलांटिक मेरीडायनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन इज वन ऑफ द अर्थ्स लार्जेस्ट वाटर सर्कुलेशन सिस्टम, ये करेक्ट है। अर्थ का लार्जेस्ट वाटर सर्कुलेशन सिस्टम इसको बोलते हैं। सर्कुलेट क्या क्या करता है? ओशन करंट को मूव करता है और वार्म सॉल्टी वाटर को ट्रॉपिक्स रीजन से ले जाकर के नॉर्थ में ले जाता है, जैसे वेस्टर्न यूरोप में, और वहाँ से कोल्ड वाटर जो है वो साउथ में भेजता है, ये सर्कुलेशन ही करता है। ये इसको इस तरीके से दिखाया जाता है मैप पर।
दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे 1 और 2। अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा तत्पर नाम का एक वेब आधारित पोर्टल शुरू किया गया है। ये नहीं होगा, ये दिल्ली पुलिस ने तत्पर वेब पोर्टल शुरू किया जिसमें जो है आप फाइन भर सकते हैं और ऑनलाइन एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं। तो व्हीकल में जो फाइन लगा है वो भर सकते हैं, और ई एफआईआर के लिए दिल्ली पुलिस का है, ना कि यूपी पुलिस का। आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी 1 और 2 ओनली, 1 और 2। सरल इंडेक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गुजरात स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में शीर्ष पर रहा। ये रॉन्ग हो जाएगा। ये जो स्टेट रहा है शीर्ष पर वो है कर्नाटक। गुजरात जो है 3rd नंबर पर है, 2nd पर तेलंगाना है। तो ये हो गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगला है कि यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। ये करेक्ट है। नहीं, ये नहीं करेक्ट है। एक्चुअली इस इंडेक्स को जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने, यानी कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसको जारी किया है। तो ये स्टेटमेंट भी हो गया हमारा रॉन्ग। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर हो गए रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि वर्ष 2022 तक सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन का लक्ष्य है हमारा 2022 तक 40 गीगावाट का, जो इस समय करीब 4 गीगावाट पर है 2019 में। तो करेक्ट है ये। हमको 10 गुना इसको बढ़ाना पड़ेगा अगर हमको ये लक्ष्य अचीव करना है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ओनली 3, यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 45 पहला स्टेटमेंट है कि हाल ही में ट्राइफेड और केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ने मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए जो ट्राइफेड की पहल है उसकी शुरुआत करी है। करेक्ट है। बांस विज्ञान यानी जिसको बैम्बोनॉमिक्स बोलते हैं, मरुस्थलीकरण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने हेतु एक अभियान है। करेक्ट है। उसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय पहल जो है 4 पर 1000, ये COP 21 जो हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, फ्रांस में 2015 में इसको शुरू किया गया था। ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डी सही है इसमें। 4 पर 1000 का जो इंटरनेशनल इनिशिएटिव है ये फ्रांस के द्वारा शुरू किया गया था। इसके बारे में आपको जानना चाहिए। इसमें क्या होता है कि इसका उद्देश्य है कि प्रारंभिक 3 से 40 सेंटीमीटर की जो मिट्टी होती है हमारे कृषि भूमि पर, उसमें कार्बन भंडारण में हमको हर साल 0.4%, मतलब 0.0% की 0.4% की, जिसको 4 पर 1000 बोल रहे हैं, यानी कि 4 को 1000 से डिवाइड करके उतनी प्रतिशत हमको वार्षिक वृद्धि दर करनी होगी जो वायुमंडल में मानव गतिविधियों से कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ रही है, उसकी खपत वहां पर हो सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 पहला स्टेटमेंट है कि हाल ही में फेसबुक ने घोषणा की है कि उसने क्वांटम सुप्रीमेसी अचीव कर ली है। क्वांटम सुप्रीमेसी अचीव की है गूगल ने, फेसबुक ने नहीं की है। ये इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कि क्वांटम कंप्यूटर की सहायता से किसी भी प्रकार की गणना संबंधी दक्षता जिसे किसी भी पारंपरिक कंप्यूटर के माध्यम से हम नहीं हासिल कर सकते हैं, उस स्थिति को कहते हैं क्वांटम सुप्रीमेसी। नॉर्मल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर से आप वो कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं जो एक क्वांटम कंप्यूटर से हो सकता है। इसका मतलब हो जाता है कि क्वांटम सुप्रीमेसी हासिल कर ली गई है। तो ये इनकरेक्ट, ये करेक्ट। उसके बाद है कि इस क्वांटम कंप्यूटर का नाम वॉटसन है। ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इस कंप्यूटर का नाम है साइकमोर, नाम है इस कंप्यूटर का। IRNSS नाविक भारत की सीमा से 1500 किलोमीटर तक फैले क्षेत्र के लिए वास्तविक समय में सटीक स्थिति की जानकारी प्रदान करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। रियल टाइम लोकेशन नहीं मिल सकती है 1500 किलोमीटर की, 3500 किलोमीटर तक की नहीं। तो ये इनकरेक्ट हो गया। हमारा करेक्ट आंसर फिर यहां पर क्या बच रहा है? केवल 2, यानी कि 1। हमारी की में आपको डिटेल्स भी मिल जाती हैं। अगर कोई न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट कटिंग है तो वो भी यहाँ पर लगा दी जाती है, तो जिससे आप देख सकें इसमें। क्वेश्चन नंबर 47 स्टेटमेंट नंबर 1 है कि पैंगोंग त्सो झील दुनिया की सबसे ऊंची झील है और ये नेपाल में स्थित है। एक्चुअली ये हाई एल्टीट्यूड पर स्थित झील है, लेकिन नेपाल में नहीं है, ये लद्दाख हिमालय रीजन में है। ये इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कि समुद्र लक्ष्मण भारतीय नौसेना और रॉयल सिंगापुर नौसेना के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इनकरेक्ट है। समुद्र लक्ष्मण ये नहीं है। फिर लिखा है समुद्र लक्ष्मण भारतीय और मलेशियाई सेनाओं के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। ये सैन्य नहीं है तो नेवल एक्सरसाइज है, और ये हम मलेशिया की सेना के साथ करते हैं। मलेशिया की थल सेना बल के साथ जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं उसका नाम है हरिमऊ शक्ति। ठीक है। और जो हम ये नौसेना के साथ करते हैं उसका नाम है समुद्र लक्ष्मण। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा बी, ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 48 में पहला स्टेटमेंट है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2019 के बारे में। पहला है कि विश्व बैंक इसको जारी करता है, विश्व बैंक नहीं इसको जारी करता है।
वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर का जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट है वो इसको जारी करता है। पहला स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग, और दूसरा स्टेटमेंट है कि 2018 में भारत की रैंक इसमें 48 थी और 2019 में 4 रैंक बढ़ करके 44 हो गई है। करेक्ट है, ये 4 स्थानों का सुधार किया भारत ने। उसके बाद है कि आंध्र प्रदेश सरकार के किसानों के लिए जो योजना है YSR रैतु भरोसा योजना, ये सरकार की 9 रत्न कल्याण योजनाओं में से एक है। तो ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा बी, 2 और 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 49 पहला स्टेटमेंट है समुद्रयान प्रोजेक्ट पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का है। करेक्ट है। उसके बाद है कि इस प्रोजेक्ट के तहत गहन सागरीय क्षेत्र से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाएगा। 6000 मीटर की गहराई में 3 व्यक्तियों के साथ को उतारने की योजना है, किसमें, एक पनडुब्बी में यानी कि सबमर्सिबल व्हीकल में भेजेंगे। करेक्ट है ये। उसके बाद है कि युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये भी करेक्ट है। और मैत्री जो है ये हम थाईलैंड के साथ करते हैं, श्रीलंका के साथ अब जो हम लोग अभ्यास करते हैं सैन्य अभ्यास, उसका नाम मित्र शक्ति है, मैत्री नहीं। तो मैत्री थाईलैंड के साथ होती है, ये इनकरेक्ट हो गया। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ए, 1, 2 और 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 50 पहला स्टेटमेंट है हाल ही में स्कॉर्पियन क्लास की जो दूसरी पनडुब्बी है INS खंडेरी, इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो ये खंडेरी को शामिल किया गया है हाल में, करेक्ट है ये। और स्कॉर्पियन क्लास की दूसरी पनडुब्बी है जो इंडक्ट की गई है, यह एक नाभिकीय ऊर्जा से चलने वाली या फिर न्यूक्लियर पावर पनडुब्बी है। नहीं, ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी की पूरी सीरीज आ रही है स्कॉर्पियन की, इसमें न्यूक्लियर वाली कोई नहीं है। तो ये वाली जो है इनकरेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट। फिर है इसका डिज़ाइन जो है कन्नेरी के ऊपर किया गया है। कन्नेरी एक मछली है जो कि आपको अरब सागर में देखने को मिल जाती है, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि प्रोजेक्ट 75 के तहत हम उद्देश्य के रूप में रूस के नौसैन्य समूह द्वारा तकनीकी मदद से 6 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों का निर्माण करना चाहते हैं प्रोजेक्ट 75 के तहत। ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर सपोर्ट ले रहे हैं रूस का नहीं, हम यहाँ पर फ्रांस के नेवल ग्रुप का सपोर्ट ले रहे हैं, ये इनकरेक्ट हो गया। अगला आखिरी बच रहा है कि भारत की पहली स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी INS कलवरी थी जो दिसंबर 2018 या नवंबर 2018 के करीब इंडक्ट की गई थी, ये करेक्ट है। हमारा आंसर बनेगा 1, 3 और 5। ठीक है, 2 और 4 गलत है। क्वेश्चन नंबर 51 है हाल ही में INS नीलगिरी को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है, ये करेक्ट है, यहाँ पर न्यूज़ आई थी। उसके बाद है कि इसे फ्रांस के सहयोग से बनाया गया है, ये हमारी इंडिजिनस जो है शिप है, तो हमने इसको फ्रांस के सहयोग से नहीं बनाया है, ये इनकरेक्ट हो गया। प्रोजेक्ट 70 अल्फा चल रहा है, इसके तहत 7 नए रडार से बच निकलने वाले युद्धपोत हमको इंडक्ट करने हैं, उनमें से ये पहला है। 7 करने उनमें से पहला है INS नीलगिरी, ये भी करेक्ट है। उसके बाद है कि प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट यानी जो रडार से बच निकलते हैं शिवालिक श्रेणी के युद्धपोतों का उन्नयन करके ही डिजाइन किया जा रहा है, ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा 1, 3 और 4 ओनली यानी कि सी। ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है, ध्यान रखिएगा। इंडियन नेवी के डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन है दिल्ली में, उन्होंने इसको जो है डिजाइन तैयार करके दिया है इसका। क्वेश्चन नंबर 51 पहला स्टेटमेंट है हाल ही में भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS वाराह को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। ये एक अपतटीय गश्तीपोत है और इस प्रकार के 798M जहाजों की श्रेणी में चौथा जहाज होगा, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है इसके बारे में। और तीसरा स्टेटमेंट है कि इसमें 2 इंजन युक्त एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH को संचालित करने की क्षमता भी है, ये भी करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट ये ICGS वाराह के बारे में करेक्ट है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। ICGS वाराह ये आपका 7 में से चौथा जहाज है जो 98M श्रेणी के जहाज इंडक्ट किए जाने हैं। आप मुझे क्या पहले 3 जहाजों के नाम कमेंट करके बता सकते हैं? बताइए आप लोग कमेंट करके अगर आपको पता है तो। क्वेश्चन नंबर 53 पहला स्टेटमेंट है कि हाल ही में ऋषि कपूर को सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऋषि कपूर को नहीं मिला है, अमिताभ बच्चन को मिला था 2019 वाले में, तो ये इनकरेक्ट हो गया। माइक्रोहोला ईओस एक नई प्रजाति का मेंढक है जो नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। इसको राइस मेंढक, राइस फ्रॉग या कोरस फ्रॉग के नाम से जानते हैं, ये करेक्ट है। बायोडाइवर्सिटी में आ सकता है एक क्वेश्चन। उसके बाद है कि आप बताइए कि हाल ही में जो अरब सागर में आया था तूफान हिक्का नाम था, क्या इसका नाम मालदीव ने दिया था? तो ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर 2 और 3 ओनली यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 54 पहला स्टेटमेंट है
हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आईकार द्वारा गेहूं की एक नई किस्म HD 3226 या पूसा यशस्वी जारी की गई है। ठीक है, तो ये करेक्ट है। उसके बाद है कि पूसा सांभा 1850 उच्च उपज वाली गैर बासमती व ब्लास्ट रोग के प्रति प्रतिरोधी चावल की एक फसल है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद दिया है कि पूसा सोना प्याज की एक किस्म है, ये भी सही है। और उसके बाद दिया है कि पूसा अदिति व्यावसायिक कृषि के लिए जारी संकर अंगूर की एक किस्म है, ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD ने एक नई योजना नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी नीट की घोषणा की है, सही है ये। उसके बाद एक सार्वजनिक निजी भागीदार योजना है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगी, ये भी करेक्ट है। क्रोएशिया ने अभी बेसल प्रतिबंध संशोधन का अनुसमर्थन किया है, ये तीनों ही न्यूज़ जो है ये करेक्ट है। आप ध्यान रखिएगा, हमारा आंसर सही हो जाएगा डी वाला, यानी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। क्रोएशिया जो है 97वें नंबर का कंट्री बना है जिसने बैन को रेटिफाई किया है, ये भी याद रखिएगा आप, आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 56 पहला स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता की शिकायतों के त्वरित और समयबद्ध निवारण हेतु एक हेल्पलाइन नंबर 1100 मुखिया सेवा संकल्प हेल्पलाइन शुरू की है। सब कुछ सही लिखा हुआ है लेकिन स्टेट का नाम ही गलत लिखा हुआ है। स्टेट का नाम होगा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर लिखा है कि विश्व बांस दिवस जो है हम 18 अक्टूबर को मनाते हैं, एक्चुअली 18 सितंबर को होता है, ये इनकरेक्ट है। उसके बाद है कि एक अधिनियम के माध्यम से सरकार ने गैर भूमि पर एक पेड़ के रूप में बांस को अवर्गीकृत कर दिया है। ठीक है, तो पेड़ नहीं है बांस, वो ग्रास रहेगा आपका गैर वन भूमि पर, तो ये सही है। उसके बाद है कि भारत 130 से अधिक प्रजातियों के साथ चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांस का उत्पादक है, तो ये भी यहाँ पर सही है। हमारे करेक्ट आंसर यहाँ पर मिल रहे हैं 3 और 4 ओनली, यानी कि बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57 स्टेटमेंट नंबर 1 है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में ई सिगरेट पर प्रतिबंध को मंजूर कर दिया है, तो ये भी करेक्ट है। सारे निकोटीन डिलीवरी सिस्टम जो थे या नॉन बर्निंग वाले जो निकोटीन डिलीवरी सिस्टम थे सभी को बैन कर दिया है अब। पहले अलग अलग स्टेट्स ने किया था अलग अलग, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसको बैन कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम जो है ई सिगरेट से अलग उत्पाद है, यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं। इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम में जिसको ENDS बोलते हैं, इसमें हीट नॉट बर्न प्रोडक्ट्स, ई हुक्का, ई सिगरेट, ई सिगार और सारी डिवाइसेस इसमें आ जाती हैं जो बैटरी से इवोपरेट करके निकोटीन का मजा देती हैं। तो सेकंड वाला आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकल आया। उसके बाद है कि अस्त्र एक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, अब इसका परीक्षण किया गया ओडिशा के तट पर, ये करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 और 3 ओनली, यानी कि सी, 1 और 3 ओनली। अब सुखोई का परीक्षण जो है उड़ीसा से किया गया, ये भी आ सकता है। और ये आपका मतलब ये जो अस्त्र मिसाइल है इसका परीक्षण जो है सुखोई से किया गया, ये भी आ सकता है। सुखोई 30 MKI से ट्विन जेट मल्टी रोल एयर सुपेरिटी फाइटर है, इससे इसको लॉन्च किया गया था अस्त्र को, और ओडिशा के तट पर किया गया, ये दोनों भी आ सकते हैं अलग अलग। ध्यान रखिएगा हमारी की में जो भी डिटेल जरूरी होती है वो सब यहाँ पर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 58 पे बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने MDH उत्पादों को सल्मोनेला बैक्टीरिया से संदूषित पाया था, ये न्यूज़ में आई थी काफ़ी चीज़, करेक्ट है ये। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सल्मोनेला को डायरिया रोगों के 4 प्रमुख वैश्विक कारणों के रूप में से एक के रूप में चिन्हित किया है। ठीक है, जो सल्मोनेला मिला है डायरिया का कारक हो सकता है, जो प्रमुख 4 हैं उनमें से एक है, करेक्ट है ये। हाल ही में भारत में नए खनिज यानी मिनरल गोल्ड स्मिट्स की खोज की गई। गोल्ड स्मिट्स खोजा गया है अफ्रीका की एक पाइन में पाए गए एक डायमंड से। ठीक है, डायमंड से मिला है गोल्ड स्मिट्स, इसमें नोबल मेटल्स वगैरह पाए गए हैं जैसे कि नायोबियम वगैरह, और इनकी उच्च सांद्रता मिली है नोबल मेटल्स की, जो जनरली नहीं मिलती है हमारे अर्थ सरफेस से निकाले गए मिनरल्स से या क्रस्ट से निकाले गए मिनरल्स से। तो ये वाला जो है हमारा करेक्ट हो गया, 4th वाला। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा 1, 2 और 4 ओनली, यानी कि सी, 1, 2 और 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 59 पहला स्टेटमेंट है कि हाल ही में शुरू की गई उम्मीद इनिशिएटिव का लक्ष्य है कैंसर के विषय में जागरूकता फैलाना। नहीं, उम्मीद को लॉन्च किया गया है यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, इसका नाम है। ठीक है, इसी का फुल फॉर्म है उम्मीद।
डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की पहल है और इसमें इसके करीब 3 कंपोनेंट है जो ऐसे काम करेंगे और ये इनहेरिटेड डिसीज जो होती हैं उससे निजात दिलाएंगे। जेनेटिक डिसीज जो होती हैं, अनुवांशिक बीमारियां, उसको ठीक करने से संबंधित है। उसके संबंध में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से, टेस्टिंग डेवलप करने से कि टेस्टिंग हो सके अस्पतालों में, और जो लोग इनहेरिटेड डिसीज से बिना इलाज के ही मर जाते हैं उनको ऐसा ना होने दिया जाए। ये कुल मिला के मोटी मोटी बात है इसके बारे में। और बाकी आप देख लीजिए फैक्ट वाली चीज़, तो इसमें निदान है यानी कि नेशनल इनहेरिटेड डिसीज एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा और केंद्र, यहाँ पर निदान केंद्र खुलेंगे, डायग्नोस्टिक सेंटर वो होंगे जिससे कि प्रीनेटल टेस्टिंग की जा सके, डायग्नोसिस किया जा सके, मल्टी डिसिप्लिनरी केयर दी जा सके अनुवांशिक बीमारियों के केसेस में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी। तो अब आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये पहला वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरे में क्या लिखा हुआ है कि ये पहल डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो समर्थित है, ये करेक्ट हो जाएगा। और फिर बाद में लिखा है कि उम्मीद पहल के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में निदान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। निदान का फुल फॉर्म बता दिया हमने आपको, दोनों ही करेक्ट है। 2 और 3 बोथ करेक्ट, 1 इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 पहला स्टेटमेंट है कि टाइलोफोरा बालकृष्णाई और टाइलोफ्लोरा नेग्लेक्टा, ये दो प्रजातियां जो मिली हैं नए पौधों की, ये नॉर्थ ईस्ट से मिली हैं, जो कि रॉन्ग है। ये आपको मिली है शोला फॉरेस्ट से, जो आपके वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। जैसे ये बालकृष्णाई मिला है थोलाइयरम शोला वायनाड से, केरल से। तो ये वाला इनकरेक्ट हो गया स्टेटमेंट। अगला है कि निर्विक योजना भारत में जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के उद्देश्य से चलाई गई योजना, ये भी इनकरेक्ट हो गया। ये एक्सपोर्टर के बेनिफिट के लिए है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की है, आप इसने सुना होगा इसके बारे में। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा डी, दोनों ही इनकरेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 61 है ग्लोबल गोलकीपर गोल्स अवार्ड्स 2019 के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला है कि ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं, करेक्ट। उसके बाद है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी को उज्ज्वला के लिए नहीं मिला था, ये स्वच्छ भारत में अपने इम्प्लीमेंटेशन के लिए मिला था। तो ये इनकरेक्ट हो गया। पुरस्कारों में 5 श्रेणियाँ होती हैं, जिनमें से एक चेंज मेकर अवार्ड होता है जिसमें कोई एज लिमिट नहीं होती है, ये भी ऐड करेंगे। करेक्ट है ये, हमारा करेक्ट आंसर बनेगा डी, यानी 1 और 3 ओनली। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने की दिशा में जो लोग योगदान करते हैं उनको ये अवार्ड मिलता है। तो इसमें 5 श्रेणियाँ होती हैं, प्रोग्रेस अवार्ड, चेंज मेकर अवार्ड, कैंपेन अवार्ड, ग्लोबल वॉइस अवार्ड, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, जिसमें कोई आयु का यहाँ पर बार नहीं होता है, किसी भी आयु के लोगों को ग्लोबल गोलकीपर का अवार्ड मिल सकता है, जैसे मोदी जी को मिला। क्वेश्चन नंबर 62 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कर्ण वंदना चावल की एक हाइब्रिड किस्म है, ये हाइब्रिड प्रजाति चावल की नहीं है, ये गेहूं की है। तो ये इनकरेक्ट हो गया। अगला है कि पीली रस्ट जो लग जाती है ये गेहूं में बोरॉन की कमी के कारण होती है। एक्चुअली इन्वेसिव डिसीज है और ये फंगल डिसीज है, ये डेफिशिएंसी डिसीज नहीं है। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। फंगस से होती है येलो रस्ट, ना कि किसी चीज़ की कमी से, न्यूट्रिएंट की कमी से नहीं होती है। वीट ब्लास्ट जो है कवक जनित रोग है, ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा केवल 3, यानी कि ए, ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। यह है संस्थानों की नवाचार परिषद, ये भी करेक्ट है। और स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 ये भी नहीं का था। आपका ARIIA 2020 ये भी नहीं का था। और प्रोत्साहन मुद्रा योजना ये भी नहीं की, और विश्वकर्मा पुरस्कार ये भी नहीं किया। तो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव। सारी की सारी ये पुरस्कार, योजनाएं या पहल सारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ही है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट, इस रैंकिंग के बारे में पता हो, क्योंकि ये इनिशिएटिव अनाउंस किया गया था काफ़ी पहले, आपका 2019 के करीब, और अभी ये इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया। इसका सिस्टमेटिकली सारे मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको कुछ रिलेटेड इंडिकेटर्स के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। उसमें से क्या है, एक प्रमोशन ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये एक इंडिकेटर है जो देखा जाता है और उसके हिसाब से फिर रैंकिंग दी जाती है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को। क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा कथन सही है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 ने संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त की स्थापना हेतु प्रावधान किए हैं, करेक्ट। उसके बाद है ये संस्थान बिना किसी संवैधानिक दर्जे के संवैधानिक निकाय होते हैं, करेक्ट। उसके बाद है कि लोकायुक्त और लोकपाल राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी करेक्ट है।
उसके बाद है कि वर्ष 1971 में लोकपाल और लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम के माध्यम से लोकायुक्त की संस्था शुरू करने वाला पहला राज्य बना था आपका महाराष्ट्र। ये भी करेक्ट है। उसके बाद है कि पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल हैं। रिटायर्ड जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष पहले लोकपाल है, बिल्कुल करेक्ट है। हमारे सारे के सारे आंसर यहाँ पर करेक्ट निकल रहे हैं। आंसर हो जाएगा डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। इससे ज्यादा लोकायुक्त लोकपाल के बारे में नहीं पूछा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 65 पहला स्टेटमेंट है कि हिम विजय युद्धाभ्यास लद्दाख में किया गया था। ये नहीं, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स जो अभी क्रिएट किए गए हैं उन्होंने अरुणाचल प्रदेश और असम में किया था, लद्दाख में नहीं। ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अगला है कि खुफिया ग्रिड जो है, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड, नेट ग्रिड जिसको बोल रहे हैं, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड प्रोजेक्ट जो है सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक ह्यूज डेटाबेस से लिंक करना चाहता है। तो ये करेक्ट है। ये जो है खाली लिंक करेंगे, अपना जो है कुछ डेवलप नहीं करेंगे, एक सॉफ्टवेयर से सबको जोड़ देंगे, कुल मिला के सारे अकाउंट्स को एक डेटाबेस से जोड़ने का काम करेंगे। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा बी, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 66 पहला स्टेटमेंट है भारत ने यूरेशियाई आर्थिक संघ की बैठक में भाग नहीं लिया है जिसे चीन में एससीओ द्वारा आयोजित किया गया था। ये करेक्ट है, भारत ने इसमें भाग नहीं लिया है। उसके बाद है कि क्षेत्र एवं सड़क पहल यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चीन द्वारा शुरू की गई एक बुनियादी ढांचा परियोजना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ना चाहता है। यहाँ पर अमेरिका लिखा गया है जो कि इसको रॉन्ग बना देगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला है कि बेलारूस गणराज्य यूरेशियाई आर्थिक संघ का एक सदस्य है, तो ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 67 पहला स्टेटमेंट है कि क्रायोडेकॉन बोरीस जो है ये भारत के उत्तरी भाग में खोजी गई मेंढक की एक नई प्रजाति है। ये कोई मेंढक एडक्ट नहीं है एक्चुअली। पैलेंटो बॉटनिस्ट जो है, पैलेंटोलॉजिस्ट बेसिकली, उन्होंने एक नई स्पीशीज की खोज की है या फिर ऐसी स्पीशीज की संकल्पना की है जिसको क्रायोड्रेकॉन बोरीस बोला जा रहा है, जो कि सबसे बड़ा उड़ने वाला जीव हो सकता है अब तक की। ये बताया जा रहा है कि लार्जेस्ट फ्लाइंग एनिमल अब तक का हो सकता है, अगर उसके बारे में फॉसिल फ्यूल से पता चला तो, मतलब फॉसिल से पता चलो तो प्लेन साइज्ड रेप्टाइल है वो। हिंदी वर्जन जो वीडियो है मैंने उसकी पिक भी उसमें दिखाई है, काल्पनिक जो बनाई गई है चित्रकारों के द्वारा। हाल ही में खोजा गया K218b सुपर अर्थ का एक संभावित उदाहरण हो सकता है। ये करेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट है। सुपर अर्थ क्या होते हैं लिखा हुआ नीचे। सुपर अर्थ एक एक्सोप्लैनेट हो सकता है जो पृथ्वी से बड़ा होता है लेकिन वरुण ग्रह या नेपच्यून से छोटा होता है। ये कभी करेक्ट हो गया, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा 2 और 3 ओनली, सी। क्वेश्चन नंबर 68, ये क्लेवर क्वेश्चन है, इस तरीके से आ सकते हैं, 2 स्टेटमेंट वाले बहुत आते हैं ओरिजिनल एग्जाम में। डिजी यात्रा पहल यात्रियों के अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए एक बायोमेट्रिक तकनीकों का उपयोग करते हुए सहज और परेशानी मुक्त यात्रा की परिकल्पना करती है। यहाँ पर क्या लिख दिया, डिजी स्काई, ये रॉन्ग हो गया। उसके बाद नीचे डिजी स्काई होना चाहिए। डिजी स्काई मानव रहित विमान वाहन यूएवी से संबंधित समस्त गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल हो सकता है। तो डिजी स्काई नीचे होना चाहिए, यहाँ पर लिखा डिजी यात्रा, तो दोनों ही रॉन्ग हो गए। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनेगा डी, ना तो एक करेक्ट ना तो 2, लेकिन अगर इनको रिप्लेस कर दें ऊपर नीचे तो दोनों करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसान मानधन योजना 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के किसानों के लिए स्वैच्छिक और अस्थायी योजना है। ये 40 वर्ष होना चाहिए, यहाँ पर 55 लिख दिया है, तो हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। कंट्रीब्यूशन जो है ये 18 से 40 वर्ष तक किया जा सकता है, 55 तक नहीं। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक पर किसानों को 3000 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। ये करेक्ट है। कृषि कल्याण मंत्रालय या कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने ये कृषि किसान ऐप लॉन्च किया जिससे जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग में मदद मिलेगी। करेक्ट है ये। उसके बाद है यह एप्लीकेशन अन्य किसानों को खेती की सर्वोत्तम प्रथाओं को दिखाने में मदद करेगा जिससे कि अन्य किसान भी इन तरीकों को अपनाने में मदद ले सके। ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर 2, 3 और 4 यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 70 पहला स्टेटमेंट है कि रूस में निर्मित अपाचे हेलीकॉप्टर्स विश्व में सर्वाधिक उन्नत बहुउद्देशीय वृहत स्तर पर हमला करने वाला हेलीकॉप्टर माना जाता है। उसे फ्लाइंग टैंक के रूप में भी जानते हैं। ये अपाचे हेलीकॉप्टर्स सही लिखा है इसके बारे में, लेकिन ये रशिया नहीं प्रोक्योर करता है, ये बोइंग करता है। बोइंग कहाँ का है, यूएस का है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर
ये नहीं होगा, ये पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। डीआरडीओ द्वारा डिजाइन एवं विकसित की गई अस्त्र मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित मिसाइल है, ये करेक्ट हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ए, ओनली ए, ओनली वन, मतलब ओनली टू बनेगा, सॉरी, मतलब सेकंड वाला करेक्ट है, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है। ये न्यूज में क्यों आया अपाचे हेलीकॉप्टर्स, क्योंकि सितंबर 2015 में डील साइन हुई थी और फाइनली जो है 22 हेलीकॉप्टर्स की डील में से कुछ इंडिया को मिल गए थे, इस वजह से ये न्यूज में आया था। ये अपाचे हेलीकॉप्टर्स को AH-64E बोलते हैं, इनका ऑफिशियल नेम है। क्वेश्चन नंबर 71 है, गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग एक प्रकार की परिघटना है, एक फिनोमिना है जो आकाश गंगाओं के चारों ओर प्रकाश को मैग्नीफाई कर देती है, ये करेक्ट है। उसके बाद ये लिखा है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी टेम्पलेट्स नामक कार्यक्रम के अंतर्गत इन ये गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग को स्टडी करके ये जानना चाहेगी अब कि सूर्य का सृजन कैसे हुआ था। तो आपको बता दें ये टेम्पलेट्स प्रोग्राम में यही जाना जाएगा, लेकिन एजेंसी ये नहीं है, एजेंसी नासा है, ना कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी ओनली वन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला हमारा क्वेश्चन है, बाल कल्याण सूचकांक यानी कि चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स एनजीओ वर्ल्ड विजन इंडिया और शोध संस्थान IFMR लीड द्वारा जारी किया जाता है, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और पुडुचेरी सूचकांक में शीर्ष पर रहे हैं, ये भी करेक्ट है। उसके बाद है कि कुष्ठ रोग, जिसको हैंसन्स डिसीज भी बोलते हैं, मुख्य रूप से त्वचा परिधीय तंत्रिकाओं को, ऊपरी श्वसन पथ को और आंखों की श्लैष्मिक सतहों को प्रभावित करता है। और WHO का टारगेट है कि हैंसन्स डिसीज को हम 1 पर मिलियन पर लाना चाहते हैं, या फिर कह सकते हैं एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि तपेदिक रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस TB एक ऐसा रोग है जो हवा से हवा में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकता है और ये वायरस के कारण हो सकता है, लेकिन ये जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, जो कि एक बैक्टीरिया होता है, तो वायरल डिसीज नहीं है TB। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ए, 1, 2 एंड 3। हमारा जो नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान है TB का, वो कब तक हम TB को एलिमिनेट करना चाहते हैं उसके तहत, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। हम लोग TB को कब तक एलिमिनेट करना चाहते हैं भारत से। क्वेश्चन नंबर 73 पहला स्टेटमेंट है, जल तनाव सूचकांक यानी कि वाटर स्ट्रेस इंडेक्स जो जारी किया गया है लंदन की एक एनालिटिक्स फर्म के द्वारा, जिसका नाम है वेरिस्क मेपलक्रॉफ्ट। इसके अनुसार भारत दुनिया का 46वां सबसे अधिक जोखिम वाला देश है, ठीक है। 46th हाई रिस्क नेशन का दर्जा इसने दिया है, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि जलवायु परिवर्तन भेद्यता सूचकांक UN द्वारा जारी किया जाता है और भारत को इसमें मध्यम जोखिम का दर्जा दिया था, मध्यम जोखिम का नहीं, इसको उच्च जोखिम का दर्जा दिया था, हाई रिस्क का UN ने, तो ये भी आपका चला जाएगा इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि जल तनाव सूचकांक यानी कि वाटर स्ट्रेस इंडेक्स के अनुसार दिल्ली जो है कम जोखिम की श्रेणी में आता है, जबकि दिल्ली जो है उच्च जोखिम की श्रेणी में रखा गया है, तो ये भी हो गया इनकरेक्ट। हमारा करेक्ट आंसर है ए, यानी 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 74, भारत के फर्टिलाइजर सेक्टर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार देश का उर्वरक क्षेत्र ऊर्जा उपयोग की दृष्टि से दुनिया में सबसे उत्कृष्ट है, ये कहा गया है? नहीं, ये कहा जरूर गया, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा नहीं, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा ये कहा गया है, ठीक है। तो पहला वाला हो गया इनकरेक्ट। फिर है कि उत्तर प्रदेश राज्यों में सर्वश्रेष्ठ है, ये भी करेक्ट हो गया हमारा। और ग्रेन बाय ग्रेन नामक रिपोर्ट भारत में उर्वरक उद्योग के पर्यावरण प्रदर्शन का पूर्ण रूप से मूल्यांकन करती है, ये भी करेक्ट हो गया। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 एंड 3 ओनली, यानी कि सी, 2 एंड 3 ओनली। 2 एंड 3 यहाँ पर करेक्ट हो गए, स्क्रीनशॉट पता नहीं कैसे आ गया अपने आप। क्वेश्चन नंबर 75, हमको रिजर्वेशन इन इंडिया के बारे में फैक्ट देखने हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के उपवर्गीकरण की जांच के लिए न्यायमूर्ति G रोहिणी की अध्यक्षता में आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है, 2017 में, और लगातार इनको टाइम लिमिट बढ़ाती गई है सरकार। यह पैनल संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत सृजित किया गया है, करेक्ट। मंडल आयोग ने OBC को शामिल करने के लिए मौजूदा कोटे का जो SC/STs के लिए 22.5% था, उससे बढ़ा करके 49.5% करने की सिफारिश की थी, करेक्ट। उसके बाद है कि इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने OBC के लिए जाति आधारित आरक्षण को वैध माना था, ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर
डी, सारे के सारे यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 76 है, संसद ने सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा करके, जो पहले 25 थी फिर 34 कर दी है, यहाँ पर लिखा है। देखिए पहले 31 थी, अब 34 कर दी है, तो ये हो गया रॉन्ग हमारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत संख्या 12 तय की गई थी शुरुआत में एकदम, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। शुरुआत में केवल 8 थी संख्या, तो पहले दोनों इनकरेक्ट हो गए हैं। उसके बाद है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का अधिनियम, यानी कि सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट डील्स विद द नंबर ऑफ जजेस इन द एससी। तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या से संबंधित है ये, तो ये करेक्ट हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ए, यानी कि 3 ओनली। काबिल यानी कि खानजी विदेश इंडिया लिमिटेड, इसका काम क्या है, क्या इसका मेन टास्क है? इसका मेन टास्क ये है राष्ट्र के लिए खनिज सुरक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। खानजी विदेश इंडिया लिमिटेड में पार्टिसिपेशन जिन कंपनीज का है या फिर जिन लिमिटेड कंपनीज का, उनका नाम पता होना चाहिए आपको, जैसे कि आपकी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी है नैल्को, फिर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है HCL, फिर मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड है। ये तीनों इन्वॉल्व हैं काबिल में। इंश्योर करना है कंसिस्टेंट सप्लाई क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स जो हैं इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में, इनकी कमी नहीं होने देना है। ये यहाँ पर काम है मेनली इसका। क्वेश्चन नंबर 78 है, 4 नए उत्पादों को अभी GI टैग दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है इनके बारे में। पहली बार तमिलनाडु में एक मंदिर के प्रसादम को GI टैग दिया गया है, इसको पंचामृतम बोलेंगे हम लोग, करेक्ट है ये। और उसके बाद तावलोलुपुआन जो है, ये नागालैंड से GI टैग इसको मिला है, लिखा हुआ है, लेकिन ये रॉन्ग है। एक्चुअली में इसको मिजोरम के लिए GI टैग मिला है, ना कि नागालैंड के लिए, तो इनकरेक्ट हो गया। केरल की तिरूर सुपारी है, इसमें औषधीय गुण पाए गए हैं, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि मीजो पुअनछाई जमीन पर बनाई जाने वाली एक रंगीन मीजो पेंटिंग है, ये लिखा हुआ है, जबकि ये पेंटिंग नहीं है, ये एक शॉल है एक किस्म का। ये इनकरेक्ट हो गया। हमारा करेक्ट बच रहा है 1 and 3 ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 80 है, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के बारे में, कि अब डॉग्स में पाया गया था रणथंभौर नेशनल पार्क में राजस्थान में। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी और नर्वस सिस्टम पर अटैक कर सकता है और हाईली कॉन्टेजियस है और टाइगर्स और लॉयन के लिए बहुत खतरनाक है, करेक्ट है। फिर लिखा है कि ये वायरस जो है ये मीजल्स से सिमिलर है, जो कि ह्यूमंस में होता है, और रिंडर पेस्ट वायरस जो होता है कैटल्स में यानी मवेशियों में जो नुकसान करता है उसके सिमिलर है, करेक्ट है। और अभी तक इसका कोई जो है कैनाइन डिस्टेम्पर इन्फेक्शन का कोई भी क्योर नहीं देखा जा सका है, ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पर करेक्ट है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर अगल बगल में क्वेश्चन आ गए हैं, इनका ट्रांसलेशन नहीं अवेलेबल है, आप लोग देख लीजिए फिर भी यूट्यूब वाले। तो अब यहाँ पर हम 79 देख लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, कि जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल ने 2 यूनियन टेरेटरीज में इनको कन्वर्ट कर दिया है। नहीं, एक्चुअली में जम्मू कश्मीर एक स्टेट बनाया गया है, यूनियन टेरेटरी जो है लद्दाख की बनाई गई है। ठीक है, तो ये आपका है, मतलब ये है कि जम्मू और कश्मीर को नहीं अलग किया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो बने हैं यहाँ पर, जबकि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ ऐसा, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और आर्टिकल नंबर 35A के तहत स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था JNK को, बिल्कुल सही है, जो कि अब नहीं है। आर्टिकल नंबर 370 जो था अब नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर उसको करता था स्टेट लेजिस्लेचर्स को, कि वो स्टेट्स के परमानेंट रेजिडेंट को डिफाइन कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, 2 and 3 ओनली करेक्ट है 79 में। अब डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में बात कर रहे हैं। विकास बैंक या डेवलपमेंट बैंक एक वित्तीय संस्थान है जो पूंजी गहन निवेश के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करते हैं। यहाँ पर अल्पकालिक दिया हुआ है, जो कि रॉन्ग है, तो ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। अगला है कि फंड के स्रोतों में पूंजी बाजार में लंबी अवधि की प्रतिभूतियां शामिल होती हैं, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम भारत का पहला विकास बैंक है, तो ये भी करेक्ट हो गया। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा बी, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 82 पहला स्टेटमेंट है कि टैक्स सक्षम के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। नहीं, इसको शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs ने, मध्यम लघु और मतलब MSME मंत्रालय ने इसको शुरू किया है, और इसमें सहायता ली गई है भारतीय उद्योग परिसंघ की, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की भी।
इसका लक्ष्य एमएसएमईज के लिए प्रौद्योगिकी अपनाने के संदर्भ में अंतर को कम करना है, यानी कि जो एमएसएमई प्रौद्योगिकी अपना रहे हैं वो कुछ ही अपना रहे हैं, सारे नहीं अपना रहे हैं। तो सारे लोग अपनाएं, अंतर ना रहे कि कुछ अपना रहे हैं कुछ अपना नहीं रहे हैं प्रौद्योगिकी को, टेक्नोलॉजी को। तो ये एक अंतर कम करना है। तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 83, मेकॉन्ग गंगा सहयोग, मेकॉन्ग गंगा कॉरपोरेशन के बारे में कौन सा कथन सही है? 10वीं मेकॉन्ग गंगा कॉरपोरेशन मिनिस्टीरियल मीटिंग बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि करेक्ट है। फिर उसके बाद है कि एमजीसी एक उप क्षेत्रीय सहयोग संगठन है जिसमें भारत और 5 आसियान देश शामिल हैं, ये भी करेक्ट है। मलेशिया एमसीजी या फिर मेकॉन्ग गंगा कॉरपोरेशन देशों का सदस्य नहीं, ये करेक्ट है। मलेशिया इसमें नहीं आता है। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा आपका 1 and 2 ओनली, बी मतलब ए। तुम्हारी आंसर की में मैप भी बना हुआ है कि मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन के 6 कंट्रीज मेंबर कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है इम्प्रिंट सेकंड के बारे में। इम्प्रिंट 2.0 है, ये एमएचआरडी की पहल है, एमएचआरडी की थी इम्प्रिंट, तो ये इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद इसका उद्देश्य अनुसंधान को प्रमोट करना है, इनोवेशन को, रिसर्च को, शोध को, ना कि प्राथमिक स्कूलों से संबंधित नहीं है, ये इनकरेक्ट हो गया। इस योजना के तहत संकाय सदस्य प्रधान अन्वेषक यानी पीआई बन सकते हैं, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, ये करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा सी, यानी कि 3rd ओनली। तुम्हारी की में हिंदी और इंग्लिश दोनों में इम्प्रिंट के बारे में दिया हुआ है, इसके जो 10 डोमेन है और मेजर जो क्लॉज है हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 85, मेघदूत के बारे में पहला स्टेटमेंट है कि इसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने मिलकर के डेवलप किया है, करेक्ट है ये। फिर उसके बाद है कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो स्थानीय भाषाओं में किसानों को मौसम आधारित कृषि सलाह प्रदान करेगा, ये दोनों करेक्ट है मेघदूत ऐप के बारे में। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ। क्वेश्चन नंबर 86, सीआरपीसी की धारा 144 सुर्खियों में रही थी। हम काफ़ी सारे क्लॉज इसके बारे में बुक्स में पढ़ते हैं, इस पर अगर क्वेश्चन बन जाए तो किस तरीके का आ सकता है। इसकी अधिसूचना क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी की जाती है, लिखा है, ये करेक्ट लिखा है, ऐसा ही है, जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा ही यहाँ पर जारी की जाती है कि धारा 144 उक्त इलाके में लागू हो चुका है। ये धारा प्रशासन को इंटरनेट सेवाएं रोकने की भी अनुमति दे सकती है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद है कि सभी नागरिकों को लाठियों सहित किसी भी हथियार को ले जाने पर रोक लग जाती है, करेक्ट, चाहे उनके पास लाइसेंस हो चाहे ना हो, कोई भी हथियार वो नहीं ले जा सकते हैं। इस धारा के तहत कोई आदेश 15 दिनों से अधिक समय तक लागू नहीं रह सकता है। ये आदेश जो है 15 दिन नहीं, ये लागू रहता है करीब 2 महीने तक, तो ये इनकरेक्ट हो गया। फिर अगला है कि ऐसी गैर कानूनी सभा में शामिल किसी भी व्यक्ति को इंगेज्ड इन राइटिंग या फिर दंगा करने में संलग्न होने के लिए आरोपित किया जा सकता है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद है कि इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम सजा जो है 6 महीने की होती है, नहीं, ये सजा होती है 3 साल की, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? अच्छा, 7वां ऑप्शन कह रहा है कि ये कर्फ्यू के समान होता है, नहीं, कर्फ्यू अलग है और धारा 144 अलग है, तो ये दोनों इनकरेक्ट हो गए। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? चौथा, छठा, 7वां इनकरेक्ट है यहाँ पर। 4, 6, 7 कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 4, 6, 7 सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87, भारत में सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विचार करना है। सेबी के विनियमन के अंतर्गत वाणिज्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, नहीं, सेबी के अंतर्गत इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया था, ठीक है, तो पहला वाला ही रॉन्ग हो गया। उसके बाद है कि यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से निधि जुटाने के लिए एक मंच है जो निवेशकों को एक सामाजिक उद्यम में शेयर खरीदने की अनुमति देगा, करेक्ट। उसके बाद है कि ऐसा जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है पहले से सिंगापुर और यूके जैसे कंट्रीज में चलता है, करेक्ट है। इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट एक औसत दर्जे का सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव बनाने के उद्देश्य से व्यवसायों में किया गया निवेश है, इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट, करेक्ट है ये। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा 2, 3 and 4 ओनली, यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 88, पहला स्टेटमेंट है चिट फंड एक प्रकार की बचत योजना है जिसमें एक निश्चित संख्या में ग्राहक सदस्य निर्धारित अवधि में किस्तों के रूप में भुगतान के माध्यम से अंशदान अपना करते हैं, करेक्ट है ये। उसके बाद है कि चिट फंड आरबीआई द्वारा विनियमित होते हैं, बिल्कुल नहीं, कोई आरबीआई कोई सेबी इनको नियंत्रित नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद है कि चिट फंड का विनियमन भारतीय संविधान की
जो है राज्य सूची में होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है केंद्रीय संघीय सूची में लिखा है, नहीं, इसको जो विनियमित करती है, मतलब ये सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट का, यूनियन लिस्ट का नहीं है। तो ये दोनों इनकरेक्ट। चिट फंड संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार फ्रैटर्निटी फंड को अब चिट फंड भी कहा जा सकता है। तो ये बिल के अनुसार प्रस्ताव किया गया था, करेक्ट है ये। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा 1 और 4 ओनली, 1 और 4 डी। क्वेश्चन नंबर 89 पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में सरकार ने कोयला खनन में स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को मंजूर कर दिया है, कि आपका एफडीआई अब फुल 100% हो सकेगा ऑटोमेटिक रूट इन कोल माइनिंग में, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग डीपैम ने कोल इंडिया और कोयला मंत्रालय को कोल इंडिया की सबसे बड़ी उत्पादन इकाइयों को और इसके अन्वेषण शाखाओं में से टॉप 4 को, ठीक है, टॉप 4 को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया था, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि भारत में वर्तमान में बिजली उत्पादन का अधिकांश हिस्सा आज भी कोयला आधारित है, ये भी करेक्ट है, हालांकि हम इसको कम करना चाहते हैं। भारत दुनिया में कोयला का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यहाँ पर लिखा है कि सबसे बड़ा, यानी कि पहला सबसे बड़ा उत्पादक देश लिखा हुआ है, जो कि रॉन्ग है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा 1, 2 और 3 ओनली, 4 इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 में है कि भारत में समुद्री और मत्स्य क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है। समुद्री मत्स्य पालन की वह शाखा है जो मुख्य रूप से समुद्री मछलियों और अन्य समुद्री उत्पादों से संबंधित होती है, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय को 2 गुना करना है, ये भी करेक्ट है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो आई है मूल्य श्रृंखला यानी वैल्यू चेन में महत्वपूर्ण अंतराल को कम करना चाहती है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है, ये इनकरेक्ट है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है, सबसे पहला नहीं, ये इनकरेक्ट हो गया। और मत्स्य मूल रूप से संघ का विषय यहाँ पर लिखा हुआ है और संघ सूची के अंतर्गत आता है, जबकि फिशरीज भी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट नहीं है। तो 4th और 5th दोनों इनकरेक्ट हो गए। उसके बाद है कि भारत में नीली क्रांति 7वें पंचवर्षीय योजना में आई थी, ये करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा आपका, यहाँ पर पूछा है कौन सा सही नहीं है पूछा है, ठीक है, तो 4 और 5 सही नहीं है, यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर 91 पहला स्टेटमेंट है, भारत ने 160 गीगावाट के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 2019 में 65 से 70 गीगावाट पवन और सौर क्षमता का सृजन कर लिया है, क्योंकि 2022 तक का लक्ष्य कितना है 175 गीगावाट का, जिसमें 100 सौर से आएगा, 60 जो है आपका आएगा पवन ऊर्जा से और 5 बाकी का आएगा स्मॉल हाइड्रो पावर से। लेकिन अभी कितना आ रहा है, अभी ये आ रहा है कुल मिलाकर के 65 से 70, ये इस तरीके से है। 40 जो है रूफटॉप सोलर पावर से आ रहा है, 10 आ रहा है गीगावाट बायोमास से, 5 स्मॉल हाइड्रो पावर से, ये है। पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। अगला है कि एक हाइब्रिड ऊर्जा प्रणाली वो होती है जो आमतौर पर 2 या 2 से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होती है, करेक्ट। उसके बाद है कि भारत अपनी तेल जरूरतों का 80% आयात करता है और पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है रिसेंट ट्रेंड्स में, करेक्ट है ये। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92 पहला स्टेटमेंट है कि विश्व पर्यटन दिवस 2019 के लिए थीम थी पर्यटन और नौकरियां, टूरिज्म एंड जॉब्स अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल, ये करेक्ट है। यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता की रिपोर्ट आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, और इसमें ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स भी आता है, ये करेक्ट है। और अब बताना है कि विश्व धरोहर सूची में वर्तमान में भारत के 38 सांस्कृतिक स्थल हैं, जयपुर इसमें नवीनतम है, करेक्ट है। उसके बाद है कि हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के संस्करण के अनुसार भारत की रैंक जो है 74वीं है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि 84वीं रैंक है भारत की, लेटेस्ट में 74वीं नहीं है, तो ये ठीक है। और ये वर्ल्ड टूरिज्म एंड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट में इसके इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए, 34th है, ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा इसमें सी, 1, 2 और 3, ये में प्रिंट है 4 लिखा हुआ है, इसको 1, 2 और 3 मानिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 पहला स्टेटमेंट है कि 7 स्टार इंद्रधनुष स्कीम राजस्थान की है, नहीं, ये इनकरेक्ट है, ये स्कीम जो है हरियाणा सरकार की है, ये गलत है। इस योजना के तहत राज्य सरकार 7 सामाजिक मापदंडों के प्रदर्शन के आधार पर राज्य की ग्राम पंचायतों को स्टार रैंकिंग देती हैं, ये करेक्ट। और 4वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4th के अनुसार जन्म के समय केरल में
लिंगानुपात सबसे ऊपर है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में गिरावट देखी गई है। तो ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर 2 and 3 ओनली, यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 94 पहला स्टेटमेंट है कि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI द्वारा जारी किए गए एक्वाडक्ट वाटर रिस्क एटलस के अनुसार भारत को 17 अत्यंत जल दबाव वाले देशों में से अंतिम स्थान पर रखा है, ये लिखा है, जबकि ये करेक्ट नहीं है। ये रखा गया इसको 13वें स्थान पर, 13 प्लेस पर रखा गया है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद है कि नीति आयोग ने हाल ही में बताया कि देश के इतिहास के सबसे खराब जल संकट से भारत पीड़ित है, हाल में बताया था, करेक्ट है। और राष्ट्रीय स्तर पर बाघों की जनगणना हर 4 साल में एक बार की जाती है और हाथियों की जनगणना 5 साल में एक बार होती है, ये करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा 2 and 3 ओनली, यानी कि बी। वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट, सॉरी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में हम पर बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है कोसी मेची नदी इंटरलिंकिंग परियोजना देश की पहली प्रमुख नदी इंटरलिंकिंग परियोजना होगी। ये दूसरी होगी, पहली है केन बेतवा, इस वजह से स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। राष्ट्रीय नदी अंतर योजन परियोजना नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जल विकास मंत्रालय के तहत भारत की राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि पार तापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट गुजरात और राजस्थान में है, जबकि पार तापी लिंक प्रोजेक्ट जो है ये महाराष्ट्र और गुजरात में है। ये पूरा मैप हमने बनाया हुआ है पूरे लिंकिंग प्रोजेक्ट का, जिससे आप इसको देख सकें। तो यहाँ पर केवल हमारा सेकंड वाला करेक्ट मिला, फर्स्ट रॉन्ग है, थर्ड रॉन्ग है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ए, यानी कि ओनली सेकंड। आगे क्वेश्चन है, महासागरीय ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने महासागरीय ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा घोषित किया है, करेक्ट। महासागर ऊर्जा को गैर सौर नवीकरणीय क्रय बाध्यताओं को पूरा करने के लिए पात्र बना दिया गया है, करेक्ट। और अक्षय ऊर्जा की मांग पैदा करने के लिए पूरे देश में RPO को लागू किया जा रहा है, ये भी करेक्ट। और महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण ऊर्जा निकालने के लिए सतह से समुद्र की 1000 मीटर से कम गहराई तक के तापमान के अंतर का उपयोग करता है, तो करेक्ट है ये भी। अगर 20 डिग्री तक का भी अंतर है तो काफ़ी अच्छी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। चार के चारों स्टेटमेंट्स यहाँ पर हो रहे हैं करेक्ट। हमारा आंसर बनेगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 97, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत कौन सा कथन सही है। विधेयक पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह लेगा, ये करेक्ट है। उसके बाद इसमें ऐसे उपभोक्ता शामिल हैं जो पुनर्विक्रय के लिए या फिर वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए सामान खरीदते हैं, ये इनकरेक्ट है। ऐसे उपभोक्ताओं को इससे दूर रखा गया है, यानी ऐसे उपभोक्ताओं के हितों की कोई रक्षा इसमें नहीं की जाएगी जो पुनर्विक्रय के लिए या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए सामान खरीदते हैं। विधेयक उपभोक्ताओं द्वारा शिकायतों की सुनवाई के लिए जिला स्तर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग CDRC या फिर इनको नॉर्मल भाषा में हम कंज्यूमर कोर्ट्स बोल सकते हैं, उनको स्थापित करेगा, ये भी करेक्ट है। और उसके बाद लिखा है कि CDRC या कंज्यूमर कोर्ट में दंड लगाने की शक्ति नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। दंड लगाने की बिल्कुल शक्ति है तीनों ही लेवल पर। पहले 1 करोड़ से कम के मामले, फिर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के मामले, और नेशनल लेवल पर 10 करोड़ से अधिक के मामलों पर ये लगाए जा सकते हैं, दंड लगाया जा सकता है, ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर 1 and 3 ओनली, करेक्ट, सी। क्वेश्चन नंबर 98, पहला स्टेटमेंट है, वर्तमान में भारत में 6 राजनीतिक दल हैं जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। ये 8 हैं, नेशनल पीपल्स पार्टी 8वीं है, तो ये नेशनल पीपल्स पार्टी वाला सही हो गया स्टेटमेंट। समग्र शिक्षा जल सुरक्षा का उद्देश्य देश के सभी स्कूली छात्रों के बीच जल संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना है, ये भी करेक्ट है। हमारा आंसर बनेगा बी, 2 and 3 ओनली। संविधान के अनुच्छेद 371 में पूर्वोत्तर और कुछ अन्य राज्यों के आदिवासी समुदायों के लिए विशेष प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है, बताना है। तो आपका ये महाराष्ट्र और गुजरात के लिए अनुच्छेद 371 में है, फिर आपका आंध्र प्रदेश का अनुच्छेद 371D और 371E में है, ये करेक्ट है। हमारा आंसर बनेगा यहाँ पर ए, 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी इसको बोलते हैं हम लोग इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने
निर्धारित किए आईसीएमआर द्वारा निर्धारित किए जाने के बाद भारत को अपनी पहली राष्ट्रीय अनिवार्य नैदानिक सूची प्राप्त हुई है, ईडीएल जिसको बोलते हैं। और डब्ल्यूएचओ ने 2018 में अनिवार्य नैदानिक सूची का पहला संस्करण जारी कर दिया था। तो ये दोनों करेक्ट हो गए अनिवार्य नैदानिक सूची के बारे में। झारखंड नहीं, लेमरू हाथी रिजर्व को स्टैब्लिश करेगा, ये करेगी छत्तीसगढ़ की सरकार। तो ये वाला इनकरेक्ट हो गया। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर सी, 1 and 2 ओनली।